दोस्तों नमस्कार। इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम मराठों के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ेंगे, जो वास्तव में मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है, आंग्ल मराठा युद्ध। और आप देखें, ये 6वां भाग है, एक भाग और आएगा, कुछ 7 भागों में आपको ये मिलेगा और यथासंभव जितना विस्तार हो सकता था करने का प्रयास किया गया है। बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिए और जब जरूरत पड़े रिवाइंड करके देख लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर सारे वीडियो सिस्टमेटिक ढंग से आपको मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें देख सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। तो आपने देखा इसके पहले लेक्चर में कि पेशवा बालाजी बाजीराव के समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और इस पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे पराजित हो गए थे। पानीपत के युद्ध के बाद 1761 में ही पेशवा बालाजी बाजीराव, जिसे नाना साहब भी कहा जाता था, किसे? बालाजी बाजीराव को ही एक नाम नाना साहब, इन्हीं को कहा जाता था। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी और माधवराव को पेशवा नियुक्त किया गया था। माधवराव बालाजी बाजीराव के बाद जितने भी पेशवा हुए, आप कह सकते हैं अंतिम योग्य पेशवा, और इतना योग्य कि पानीपत के युद्ध में हुई मराठा क्षति की भरपाई करने का प्रयास किया और जो भी सीमित कार्यकाल मिला इसे, उस कार्यकाल के दौरान काफी हद तक ये सफल रहा। जिन जिन ने मराठों का साथ नहीं दिया था, सब की खबर ली, ताबड़तोड़ हमले किए। 1771 में इसने मैसूर पर 3 बार हमले किए और इसकी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है 1771-72 में मालवा और बुंदेलखंड विजय। बुंदेलों ने स्वतंत्र कर लिया था, फिर से इसने मालवा और बुंदेलखंड जीत लिया। और पेशवा माधवराव के समय की एक बड़ी ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है और वो ये है कि मराठों द्वारा शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाएगा। दिल्ली की गद्दी पर बैठाना। आपको पता है ना, बक्सर के युद्ध के बाद जो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी, है ना, उसी संधि के बाद अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में, आपको डिटेल में वहां बताया गया है, अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में अंग्रेजों ने 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया था और यहीं इलाहाबाद में अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में रह रहे थे। कौन? शाह आलम द्वितीय। ठीक है ना? किसके संरक्षण में थे ये? अंग्रेजों के संरक्षण में। तो माधवराव के समय की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है मराठा संघ के सरदार महादजी सिंधिया के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में यह कार्य हुआ? मराठा संघ के मजबूत सरदार महादजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठे मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद से ले जाकर के बादशाह के रूप में दिल्ली की गद्दी पर बैठाते हैं और यहीं से महादजी सिंधिया का महत्व काफी बढ़ गया था संघ के सरदारों में, ध्यान दीजिएगा, है ना। और महादजी सिंधिया द्वारा मुगल सम्राट को न केवल दिल्ली की गद्दी पर बैठाया जाता है, बल्कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पेशवा के लिए, पेशवा माधवराव के लिए वकील ए मुतलक, प्रतिनिधि इसका मतलब होता है वकील ए मुतलक नामक पद। कभी आपसे पूछा जा सकता है कि किस मराठा पेशवा को मुगल बादशाह से वकील मुतलक का पद प्राप्त हुआ था? माधवराव को
है ना, शाह आलम दोती ने दिया था, ठीक है। और ये महाजी सिंधिया की के नेतृत्व में यह कार्य हुआ था। बहरहाल जल्दी ही क्षय रोग टीबी के कारण 1772 में माधवराव की मृत्यु हो जाती है। और पेशवा माधवराव कितना योग्य था, इसकी मृत्यु पर मराठा इतिहास के लेखक हैं ग्रांट डफ ने क्या लिखा है कि मराठों के लिए पानीपत का मैदान उतना घातक सिद्ध नहीं हुआ जितना कि इस पेशवा की यानी माधवराव की असामयिक मृत्यु, है ना। भले ही इसकी जल्दी मृत्यु हो गई, लेकिन मराठों का सिर इसने अपने सीमित कार्यकाल के दौरान ऊंचा कर दिया एक बार फिर पानीपत के बाद, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो मराठों के लिए हितकारी नहीं रहा। माधवराव के बाद नारायण राव पेशवा बने, लेकिन नारायण राव का कोई पुत्र नहीं था। अतः पेशवा बनने के लालच में नारायण राव के चाचा कौन, रघुनाथ राव यानी राघोबा, इन्हीं को क्या कहते हैं, राघोबा, रघुनाथ राव, जो कि नारायण राव के चाचा थे। चूंकि नारायण राव का पुत्र नहीं था, इसलिए पेशवा बनने के लालच में नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या करवा दी। और हत्या करवाने के बाद 1773 में खुद को पेशवा घोषित कर दिया, ठीक है। खुद को पेशवा घोषित कर दिया इसने, रघुनाथ राव ने। और इन्होंने पेशवा जैसे घोषित किया, उसके कुछ ही दिनों के अंतराल में, देखिए बहुत से इतिहासकार हैं जो इन्हें पेशवा स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है। या व्यवस्था का दौर है 73 से 75 एक तरह से मराठा राजसंघ की राजनीति में, ठीक है। तो नारायण राव की हत्या करवाने के बाद उनके चाचा रघुनाथ राव ने स्वयं को पेशवा घोषित किया। इसके कुछ ही दिन के अंतराल में नारायण राव की विधवा थी कौन, गंगाबाई। वो गर्भवती थी, किसी को पता था नहीं। रघुनाथ राव को तो नहीं पता रहा होगा। कौन, नारायण राव की विधवा गंगाबाई। गंगाबाई ने एक बालक को जन्म दिया, ठीक है। अब पेशवा का पद वंशानुगत चला रहा था, तो इस वंशानुगत पेशवाओं में इस वंशानुगत नियम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इस वंशानुगत नियम को ध्यान में रखते हुए नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों द्वारा उसी बालक को, नवजात बालक को, है ना, कुछ दिनों बाद 1775 में माधवराव द्वितीय के नाम से पेशवा घोषित कर दिया जाता है। 1775 में इसी को माधवराव नारायण भी कहीं मिलता है, इसी का नाम, या मैंने लिखा है माधवराव या माधवराव नारायण या सवाई माधवराव, लेकिन ज्यादा पॉपुलर माधवराव द्वितीय के नाम से। तो रघुनाथ राव के स्थान पर किसे, पेशवाओं में वंशानुगत नियम को ध्यान में रखते हुए मराठा सरदार माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित करते हैं। उस छोटे से बालक को पेशवा घोषित करते हैं। परिणाम क्या, रघुनाथ राव अब पेशवा बनने में अंग्रेजी सहायता पर लेने के उद्देश्य से चले जाते हैं अंग्रेजों की शरण में, है ना। अंग्रेज तो मौके की ताक में ही थे, कोई आए मराठों में से, हमको मराठों की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप का मौका मिल जाए। वो मौका किसने दिया, रघुनाथ राव ने। इसी का परिणाम क्या हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, अंग्रेज मराठा युद्ध। तो अब हम बात करेंगे पेशवा माधवराव द्वितीय और आंग्ल मराठा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। देखिए मित्रों, चूंकि ये छोटा बालक था माधवराव द्वितीय और इसे पेशवा घोषित कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी किसकी, नाना फडणवीस की। इनका मूल नाम आप जानते हैं, नाना फडणवीस का।
बालाजी जनार्दन भानु, इनका मूल नाम था बालाजी जनार्दन भानु। 1742 में ये जन्मे थे सतारा के एक ब्राह्मण परिवार में, और छत्रपति साहू ने इन्हें फडणवीस, है ना, की पदवी दी थी, इसने छत्रपति साहू ने। तब से ये नाना फडणवीस के नाम से प्रसिद्ध हुए, और माधवराव के कार्यकाल में ये मौजूद थे। सतारा के आर्थिक हालात ठीक करने में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी माधवराव के समय। मैं आपको बता दूं कि इस बालक माधवराव द्वितीय को पेशवा घोषित कराने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। चूंकि ये छोटा बालक था माधवराव द्वितीय, है ना, इसलिए राजधानी क्या थी? पूना। इसलिए शासन संचालन में पेशवा माधवराव द्वितीय की सहायता के लिए 12 मराठा सरदारों की एक परिषद गठित की गई, जिसे 12 भाई परिषद या 12 भाई काउंसिल कहा जाता है। और आपको बता दूं, इसी को पूना संरक्षक समिति भी कह देते हैं। पूना संरक्षक समिति भी कहा जाता है। और इसका मुख्य लीडर कौन था? वही इस बालक को पेशवा बनवाया था, नाना फडणवीस। इतना कूटनीतिज्ञ मित्रों नाना फडणवीस कि अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया, अंग्रेजों की दाल नहीं गल पाई इसके सामने। देखेंगे आप, है ना, धूल चटा दी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में अंग्रेजों को। और जबकि आपको आश्चर्य होगा, सैनिक ज्ञान जीरो था इसको, घोड़े पर चढ़ना भी ठीक से नहीं आता था नाना फडणवीस। सिर्फ जोड़ तोड़ में बहुत माहिर था, कूटनीति में बहुत ज्यादा माहिर था नाना फडणवीस। तो देखें, इस 12 भाई परिषद या पूना संरक्षक समिति का प्रमुख नेता कौन था? नाना फडणवीस। घटनाक्रम पर नजर डालें इसके, ठीक है। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और खरदा का युद्ध, 2 घटनाएं इसके समय हुई, है ना। खरदा का युद्ध निजाम से हुआ था, आखिरी बार निजाम हारेगा। प्रथम आंग्ल मराठी युद्ध कैसे हुआ, कौन सी परिस्थितियां, आपको मैंने बताया कि रघुनाथ राव ने जिस चक्कर में अपने भतीजे नारायण राव की हत्या कराई थी, वो उद्देश्य, जब उसकी विधवा गंगाबाई ने इस बालक को जन्म दिया, इसे पेशवा घोषित कर दिया गया, तो ये पेशवा बनते बनते रह गए। तो पेशवा बनने में सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से चले गए, कहां चले गए? बंबई प्रेसिडेंसी। आपको बताया गया था कि कितनी 3 प्रेसिडेंसियां थी, एक बंबई आपका, मद्रास आपका, और ये आपकी फोर्ट विलियम कलकत्ता है बंगाल, ठीक है। 2 ही प्रेसिडेंसी, 3 प्रेसिडेंसी। आपको बता दूं कि ये जो बंबई प्रेसिडेंसी है, इससे रघुनाथ राव बंबई प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष उस समय कौन थे? बंबई प्रेसिडेंसी के हॉर्नबी। उनसे जाकर के 7 मार्च, कब? 7 मार्च, मैंने तिथि नहीं लिखी, 7 मार्च 1775 को सूरत की संधि कर ली। 7 मार्च 1775 को, ध्यान दीजिएगा, सूरत में हुई थी ये संधि, इसलिए सूरत की संधि। चाहे युद्ध का नाम हो, चाहे संधियों के नाम हो, जिस स्थान पे संपन्न होता है उसी स्थान के नाम पे ही प्राय रख दिया जाता है, ठीक है। क्यों की थी? ताकि अंग्रेज पेशवा बनने में सहायता दे। अब मित्रों, सूरत की संधि की शर्तें देखिए, ये आगे घटनाक्रम बताता हूं। सूरत की संधि किसके बीच? बंबई प्रेसिडेंसी के अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच। रघुनाथ राव ने क्यों की थी? पेशवा बनने में अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से। संधि की पहली शर्त, राघोबा को
2500 सैनिकों की अंग्रेजी सेना उपलब्ध कराई जाएगी पेशवा बनाने में सहायता के लिए। इस सेना का खर्च राघोबा को देना होगा। कितने सैनिक? 2500 अंग्रेज सैनिक उपलब्ध कराए जाएंगे रघुनाथ राव को। दूसरा, इसके बदले राघोबा यानी पेशवा बनने के बाद रघुनाथ राव अंग्रेजों को बंबई के पश्चिम में स्थित सालसेट और बसीन द्वीप देगा। मराठों ने बाजीराव प्रथम के समय जीते थे 1739 में। तो इसके बदले सालसेट और बसीन द्वीप अंग्रेजों को मिलेंगे। सूरत और बड़ौच से प्राप्त होने वाले राजस्व का आधा भाग अंग्रेजों को मिलेगा। और यह भी सूरत की संधि में शामिल था कि अंग्रेजों से यह संधि कर लेने के बाद राघोबा यानी रघुनाथ राव किसी अन्य शक्ति से कोई संधि या समझौता नहीं कर पाएगा। ठीक है। हाँ, अब पेच क्या फंसा? इसी बीच 1773 में, इसके पहले ही 1773 में ही ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया था। और बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बंबई और मद्रास शेष दोनों प्रेसिडेंसी के विदेश मामले सौंप दिए गए थे। इसका मतलब जानते हैं क्या था? इसका मतलब यह था कि गवर्नर जनरल की परमिशन के बिना, उसकी अनुमति के बिना बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के अध्यक्ष कोई भी संधि या समझौता नहीं कर पाएंगे। आपको पता है रेगुलेटिंग एक्ट के इस प्रावधान के अनुरूप बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने इसी अधिकार को उपयोग करते हुए सूरत की संधि को रद्द घोषित किया। ठीक है। विवाद उत्पन्न हो गया। बंबई प्रेसिडेंसी बनाम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए सूरत की संधि को रद्द घोषित किया और सीधे पूना दरबार के पास भेज दिया। पूना दरबार के हेड कौन है? नाना फडणवीस। इसका मतलब किसके पास भेज दिया? नाना फडणवीस के पास भेज दिया। किसको? कर्नल ऑक्टन। कर्नल ऑक्टन को सीधे भेज दिया पूना दरबार के साथ संधि करने। और पूना दरबार के साथ कब? डेट नहीं लिखी थी मैंने। पूना दरबार के साथ 1 मार्च 1776 को हो गई क्या? पुरंदर की संधि। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने किसे भेजकर? कर्नल ऑक्टन को भेजकर सीधे पूना दरबार के साथ 1 मार्च 1776 को पुरंदर की संधि कर ली। इस संधि में क्या तय हुआ कि पूना दरबार द्वारा राघोबा को पेंशन दे दी जाएगी। पेशवा के पद से बर्खास्त कर पेंशन दी जाएगी। कितनी? 25,000 रुपए मासिक। और उसे गुजरात के कोपर गांव, KOPAR, कोपर गांव में रहना होगा। गुजरात के कोपर गांव में 25,000 पूना संरक्षक समिति द्वारा, पुरंदर की संधि की पहली शर्त, पूना संरक्षक समिति द्वारा राघोबा को पेंशन दी जाएगी 25,000 रुपए मासिक। गुजरात के कोपर गांव में रहना होगा। दूसरी शर्त, यानी अंग्रेज राघोबा का साथ छोड़ देंगे। और दूसरी शर्त, सालसेट और बसीन द्वीप अंग्रेजों के पास ही बने रहेंगे। एक बार अंग्रेजों को जो मिल गया कहां छोड़ेंगे जल्दी? सालसेट और बसीन द्वीप अंग्रेजों के पास ही बने रहेंगे। तीसरी शर्त, पूना दरबार द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को 12 लाख रुपए दिया जाएगा। नाना फडणवीस ने स्वीकार कर लिया, पूना दरबार के हेड थे, कि ठीक है भाई, यानी पुरंदर की संधि के अनुरूप अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ दिया और इसे पेशवा मान लिया। लेकिन ये जो विवाद है गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स बनाम बंबई प्रेसिडेंसी, ये विवाद पहुंच गया लंदन स्थित कंपनी के निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, अंग्रेजी कंपनी के निदेशक मंडल ने
अपनी राय सूरत की संधि के पक्ष में, देखिए कैसे रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान का उल्लंघन। कंपनी के निदेशक मंडल ने सूरत की संधि के पक्ष में अपनी राय दी, मजबूरन वारेन हेस्टिंग को अपनी नीति बदलनी पड़ी, यानी पुरंदर की संधि त्यागनी पड़ी और किसे मान्यता देनी पड़ी, सूरत की संधि को मान्यता देनी पड़ी, यानी राघोबा का ही पेशवा के रूप में पक्ष लेना पड़ा। परिणाम क्या हुआ, इस पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच जबरदस्त तनाव, और 1776 में पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच तनाव व्याप्त हो गया। मित्रों 1776 में ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी यानी इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरोधी थे, और भारत में अभी भी फ्रांसीसी मौजूद थे पांडिचेरी में। तो पूना दरबार के प्रमुख नाना फडणवीस अंग्रेजों के खिलाफ फ्रांसीसियों को संरक्षण देने लगे। तनाव और बढ़ा मराठों और अंग्रेजों के बीच, जिसका परिणाम इस युद्ध की शुरुआत हो गई 1778 में। और मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र के तलगांव नामक स्थान पर, कौन सा स्थान, तलगांव नामक स्थान पर कर्नल काकबर्न के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना को किसने, मराठा सेना ने हराया, बुरी तरह हराया। कर्नल काकबर्न के अधीन अंग्रेजी सेना को मराठा सेना ने बुरी तरह हरा दिया, और अपमानजनक बड़गांव की संधि कब हुई थी, 1 जनवरी 1779, 1778 के अंत में हराया, और 1 जनवरी 1779 को बड़गांव की संधि करने के लिए अंग्रेजों को मजबूर कर दिया। कौन सी संधि अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी, ये बड़गांव की संधि अंग्रेजों के लिए बेहद अपमानजनक थी। क्यों अपमानजनक थी, है ना, क्योंकि जीते गए मराठा प्रदेश अंग्रेजों को वापस लौटाने पड़े। इतना होता तो गनीमत थी, पहली बार मराठों को हर्जाना देने की शर्त भी इस संधि में शामिल थी, यानी इस युद्ध का हर्जाना अंग्रेजों को देना था। ठीक है, अंग्रेज मराठों को हर्जाना देते, वसूलने वाले लोगों को यदि देना पड़ जाए कभी, तो सोचिए क्या हाल होता होगा। अब ये हो गया उनके राष्ट्रीय चरित्र का अपमान। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने जानते हैं क्या कहा था, इस संधि के बाद स्टेटमेंट दिया था कि ये संधि हमारे राष्ट्रीय चरित्र का अपमान है, ईश्वर की इच्छा हुई तो इसका बदला हम जल्द ही ले लेंगे। सोचिए, मतलब ये है राष्ट्रीय चरित्र, दूसरों को लूटो, है ना, और लुटेरे बनकर साहूकार बने रहो। ठीक है, ईश्वर की इच्छा हुई तो हम इसका बदला जल्द ही ले लेंगे, वारेन हेस्टिंग्स का वक्तव्य है। इसका मतलब इस अपमान का बदला लेने की बात गवर्नर जनरल कह रहा है। इसका मतलब मजबूरी में अंग्रेजों ने संधि की थी, तनाव बरकरार है ना, लेकिन कोई महत्वपूर्ण भिड़ंत नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, क्योंकि इसी बीच 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया था। मित्रों याद करिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कि शुरुआत में हैदर अली ने मराठों और निजाम के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा बना लिया था। अंग्रेजों को लगा कि मराठों से तो हार ही गए हैं, और एक साथ 2 मोर्चों पे मैसूर के साथ साथ यदि मराठों से उलझे रहे तो हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए अंग्रेज अब
मैसूर में उलझने के बाद स्थायी रूप से संधि करने को आतुर थे। दूसरी तरफ मराठों की ओर से किसने संधि के लिए प्रस्ताव किया था, प्रयास किया था? महादजी सिंधिया। यानी महादजी सिंधिया के प्रयासों से मई 1782 में हुई सालबाई की संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया। और इस संधि के तहत अंग्रेजों ने माधवराव द्वितीय को पेशवा स्वीकार कर लिया, लेकिन सालसेट और बसीन द्वीप अंग्रेजों के पास ही बने रहने थे। और सिंधिया ने इस संधि के पक्ष में नाना फडणवीस नहीं था, पुस्तकों में लिखा मिलता है, लेकिन सिंधिया ने ये संधि करवा करके अपना महत्व और बढ़ा लिया था, है ना। नाना फडणवीस के बाद वो इस पूना दरबार का दूसरा प्रमुख मराठा सरदार बन चुका था। ठीक है, तो यहीं से अगले 20 वर्षों तक याद करिएगा, जब तक मैसूर जीत नहीं लेंगे, मैसूर विजय में मराठों की भूमिका अहम रही। कैसी भूमिका रही? अंग्रेजों का साथ देते हैं ना मराठे, और ये साथ देना कब स्वीकार किया? इस संधि के बाद ही स्वीकार किया। याद करिए, एंग्लो मैसूर वार पढ़े हैं ना, पिछला वीडियो देखिए। यदि मित्रों पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो आगे का घटनाक्रम समझ में नहीं आएगा, ये आप तय जानिए। ठीक है, इसलिए आप उनको नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, उनको देखिए, तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से सारा घटनाक्रम, चूंकि लिंक है एक दूसरे से घटनाक्रम। अगले 20 साल बाद की संधि के बाद अगले 20 वर्षों तक अंग्रेजों और मराठों के बीच शांति बनी रही, और इत्मीनान से मैसूर अंग्रेज जीत लेते हैं। तब फिर मराठों की ओर दोबारा ध्यान देते हैं, और पेशवा माधवराव द्वितीय के समय की एक महत्वपूर्ण घटना थी खरदा का युद्ध, है ना। खरदा, ये शरद चांदनी रात्रि में लड़ा गया था खरदा का युद्ध, है ना। खरदा के युद्ध का ही कथानक बनाया है जगदीश चंद्र माथुर हैं साहित्यकार, नाम सुने होंगे आप लोग। जगदीश चंद्र माथुर का एक नाटक है सारदिया, तो उसमें कथानक किसका लिया गया? खरदा के युद्ध का। और ये इस युद्ध में, ये निजाम द्वारा मराठों से लड़ा गया आखिरी युद्ध है। इस युद्ध में मराठा सेना ने निजाम को बुरी तरह पराजित कर दिया। निजाम ने मराठों को चौथ देना स्वीकार कर लिया था, है ना। इसीलिए जब बेलेजली आएंगे और कहेंगे कि जिस भारतीय राजे महाराजे को अंग्रेजी सेना की सहायता की जरूरत हो, बकायदे आए, संधि यानी सहायक संधि स्वीकार करे, तो दौड़ कर कौन जाएगा? सबसे पहले हैदराबाद का निजाम जाएगा। पहली भारतीय शक्ति होगी जो सहायक संधि करेगी। क्यों? बताने की जरूरत नहीं, आप देख ही चुके हैं। इतना बुरी तरह मार खाया मराठों से, तो दौड़ के सबसे पहले तो यही जाएगा ना। बहरहाल मैं आपको बता दूं, ये बालक माधवराव द्वितीय बड़ा हो गया था। नाना फडणवीस का इस पर बड़ा कठोर नियंत्रण था। महल से बाहर नहीं निकल सकता था, नाना फडणवीस की परमिशन के बिना किसी से बात नहीं कर सकता था। पहली बार एक खरदा के युद्ध में आया था युद्ध भूमि पर, और नाना फडणवीस की परमिशन के बिना किसी से बातचीत कर लिया था। इतना डांटा था नाना फडणवीस की। नाना फडणवीस के कठोर नियंत्रण से तंग आकर, क्षुब्ध होकर के इसने 1795 के अंत में आत्महत्या कर ली थी, है ना। और माधवराव द्वितीय द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने के बाद राघोबा के पुत्र बाजीराव द्वितीय को पेशवा नियुक्त किया गया, जिसके समय द्वितीय एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होते हैं, है ना। और इन दोनों युद्धों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।